भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आज भृगुगट के संदीप जी राकावत को अपनी प्रस्तुति देनी थी, परंतु वो कुछ कारणों से अन्य विषयों में व्यस्त रहे, उन्हें व्यस्त रहना पड़ा, इसलिए उनकी प्रस्तुति आज नहीं हो सकती है। उनके स्थान पर मैं सत्र आगे बढ़ा रही हूँ। परसों हम भारतीय मानकों की बात कर रहे थे। हम ये कह रहे थे कि हम बिना सोचे समझे, बिना उसके ऊपर कुछ विचार किए या उसका विश्लेषण किए या उनको परखे यूरो अमेरिकी मानक कैसे स्वीकार कर लेते हैं। ये स्वीकार इसलिए कर लेते हैं कि हमारा हीनता बोध बहुत गहरा है। उस हीनता बोध को दूर करने के क्या उपाय हैं, यहाँ तक आकर हम रुके थे। ये हीनता बोध कैसे दूर होगा, ये बहुत ही कठिन बात है। ये हम पहले ही स्वीकार कर ले, क्योंकि हमें पता भी नहीं चलता कि हाँ, हम हीनता बोध से ग्रस्त हैं। और वैद्य कहते हैं, जब रोग बहुत गहरा होता है, बहुत भीषण होता है, तब रोगी को लगता है कि नहीं, मैं तो स्वस्थ हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। हीनता बोध को लेकर हमारी समस्त प्रजा की यही स्थिति है। हमें लगता ही नहीं कि हम हीनता बोध से ग्रस्त हैं। तो अच्छे अच्छे लोग कहते हैं भारतीय भारतीय क्यों करना, हमको तो वैश्विक मानकों पर चलना चाहिए और वैश्विकता की बात करनी चाहिए। Recording in progress. वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये समय तो ग्लोबलाइजेशन का है, वैश्विकता का है। और हमारे ही तो मनीषी कहते हैं वसुदैव कुटुंबकम, हम तो पूरी पृथ्वी हमारा कुटुंब ही है, फिर हम भारतीय भारतीय क्यों कहते हैं। अब ये बहुत बड़ी बौद्धिक उलझन है, बहुत बड़ी मानसिक उलझन भी है कि हम चीजों को अच्छी तरह से देख ही नहीं सकते और बौद्धिक दृष्टि से उसको स्पष्ट भी नहीं कर सकते। इनके खुलासे करते करते चर्चा कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है। ऐसा ये हीनता बोध सार्वत्रिक रूप से हमें आवृत करके रहता है। तो फिर हम क्या करें, छोटे या बड़े कैसे भी उपाय हो, हम क्या करें। पहली बात तो ये है कि इसके उपाय माइक्रो लेवल पर भी करने चाहिए और मैक्रो लेवल पर भी करने चाहिए। अर्थात आज कहें तो सरकार की ओर से भी इसका प्रारंभ होना चाहिए और व्यक्ति के छोर से भी होना चाहिए। व्यक्ति के छोर से होने के लिए हमें इंडिविजुअली अपने 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 बारे में विचार करना चाहिए। सरकार की ओर से होने के लिए सरकार ही सोच सकती है। अब आज हम देख रहे हैं कि सरकार की ओर से थोड़े थोड़े परंतु प्रयास हो रहे हैं। शुरुआत तो हो रही, उस शुरुआत तो हुई है। हाँ, ये बहुत बड़ी और बहुत गहरे तक परिणाम करने वाली ऐसी शुरुआत नहीं होगी, परंतु हो तो रही है। जब वे शुरुआत करते हैं तो अनेक विरोधी पक्षों का विरोध तो सहना पड़ ही रहा है। मीडिया, विरोधी पक्ष, पढ़े लिखे लोग, यूनिवर्सिटीज, ये सब तो उसका विरोध करते ही हैं। परंतु हम लोगों को समझ में ही नहीं आता
कि हमें क्या करना चाहिए, इसको रिस्पॉन्ड कैसे करना और सक्रियता पूर्वक रिस्पॉन्ड कैसे करना, यह हमारी समझ में नहीं आता। इसलिए जो भारतीयता के पक्षधर हैं वे थर्ड पार्टी की तरह इसका इवेल्युएशन करते हैं। हाँ, मोदी जी ने बहुत अच्छा किया, ऐसा अप्रिशिएट करते हैं, परंतु सक्रिय हुए बिना करते हैं। तो व्यक्तिगत रूप में हमें भी सक्रियता तो दिखानी दिखानी ही पड़ेगी, और ये सक्रियता व्यवहार में होती है, उसी प्रकार से बोलचाल में भी होती है और हमारे मनोभावों में भी होती है। ऐसा हमको थोड़ा 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 करके व्यक्तिगत रूप से भी विचार तो करना चाहिए कि हीनता बोध दूर कैसे होगा। इसके कुछ एकेडमिक आयाम भी हैं। उदाहरण के लिए मैं दोनों स्थानों का विचार करती हूँ, एक घर का और एक विद्यालय का। विद्यालय में हमारा इतिहास और भारत बोध ये विषय अनिवार्य रूप से प्रथम कक्षा से अथवा शिशु वाटिका से ही जब भी प्रवेश होता है विद्यालय में, तब से लेकर एक प्रमुख विषय होना चाहिए। अब भारत बोध, ये भारत के विषय में जानकारी देना इतना ही नहीं होता है, अ, अपनत्व से भारत के बारे में बात करना, या भारत शब्द भी नहीं बोला तो भी अरे हाँ ये तो हमारा है, हम ऐसे नहीं कर सकते, या हम ऐसे करना चाहिए, ऐसा ऐसा करके ये बातें होती है। जैसे शिशु वाटिका में कहानियां बताई जाती हैं, खेल खेले जाते हैं, गीत गाए जाते हैं, और साधन सामग्री इकट्ठी करके अनेक प्रकार की एक्टिविटीज की जाती हैं। तो इन एक्टिविटीज के माध्यम से, गीतों के माध्यम से ये अपनापन अथवा अपने बारे में गौरव या अपने बारे में आत्मीयता, जो जो भी अपना है उसके बारे में आत्मीयता निर्माण करना, ये संस्कार करने की प्रक्रिया है। तो जिसको हम कहेंगे कि भारतीय मानसिकता निर्माण करना, भारतीय मानक भी इसी से निर्माण होते हैं। अ, तो हीनता बोध ये मनोवैज्ञानिक समस्या है, वे बौद्धिक पक्ष भी उसको पुष्ट करने वाला ही बन जाता है। ऐसे ये मनोवैज्ञानिक प्रश्न केवल बौद्धिकता से दूर नहीं होता, इसलिए मनोवैज्ञानिक तरीकों से हम इसको संस्कार के रूप में दे सकते हैं। ये विद्यालय में प्रथम से करने की आवश्यकता है। हम शिशु वाटिका देखे, केजी देखे, ऐसे छोटे बच्चों का देखे तो उनको एक 20-30 एक पीढ़ी पूर्व, 2 पीढ़ी पूर्व पढ़ाओ, विज्ञान पढ़ाओ तो विज्ञान कथाएं बताते थे और पर्यावरण की कथाएं बताते थे और ये करते थे। तो उस समय ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए थे, इसलिए विज्ञान। आज हमें इतिहास, संस्कृति और हमारी व्यवस्थाएं, इनको लेकर कुछ करना चाहिए। तो ऐसे ऐसे गीतों की रचना होनी चाहिए, खेलों का निरूपण होना चाहिए, कथाएं रची जानी चाहिए, जो आज हमारा हीनता बोध दूर करने के संस्कार दे, राष्ट्रभक्ति के संस्कार दे। मुझे बहुत वर्षों पहले सुना हुआ एक उदाहरण याद आता है। ये इजराइल का है। इजराइल में आवाज नहीं आ रही था आप। भाई
उसको फोन करती हूँ, रुकिए। आप करेंगे? Recording stopped. भाग गए। अब ये क्या है तो जोड़ घटाने का सवाल कि 10 में से 7 गए तो कितने बचे? 3 बचे। लेकिन ये Recording केवल in गणित का progress. सवाल नहीं है। अगर सीमा पर आकर रक्षा करने के लिए बच्चे भी तत्पर हैं, उनको बंदूक चलाना भी आता है, और जब वे प्रति हमला करते हैं तो सैनिक मर जाते हैं शत्रु पक्ष के, और शेष होते हैं वो भाग जाते हैं। तो ये ताई आवाज नहीं आ रही है। बच्चों के चरित्र पर, दूसरों के बारे में Recording stopped. यहाँ पर भेजा जाता है क्या? उनको Recording in पढ़ाना है क्या? progress. उनको तो पढ़ना है। ऐसा 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 तर्क देने लगते हैं। तो इस उदाहरण का, इस गणित के सवाल का मर्म जाने बिना वो उसको पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ऐसा करने लगते हैं। वर्षों पहले हमारे यहाँ रामायण की सीरियल चलती थी। तो उस समय बाजार में प्लास्टिक की गदाएं और धनुष बाण ये बेचने के लिए खिलौने आ गए थे, और बच्चे बहुत आकर्षित होते थे। उसमें किसी विद्यालय ने सही में उनको निशानेबाजी सिखाना शुरू किया धनुष बाण लेकर। अब ये तो छोटे छोटे धनुष बाण थे, उसे कोई ये करने वाला माने उससे नुकसान होने वाला तो नहीं था। तो भी अभिभावक, कुछ अभिभावक क्या शिकायत लेकर आए, अरे ऐसे कैसे, किसी की आंख फूट जाएगी तो, किसी को ऐसा हो जाएगा तो। माने डरना, दब्बू होना और अपने आप की सुरक्षा करना, राक्षसों को नहीं मारना और युद्ध में भाग नहीं लेना, इसके संस्कार होते हैं। इसकी चिंता की जाती है। तो फिर मानसिकता कैसी होगी? मानसिकता तो दब्बूपन की होगी, मानसिकता अपनी सुरक्षा की चिंता करने की होगी। अब ऐसे खेल से संस्कृति के भी संस्कार होते हैं और निशानेबाजी के भी तो संस्कार होते हैं। तो एक विद्यालय में देखा, वो क्या क्या कर रहे थे, गुब्बारों का 10 मस्तक वाला रावण बनाया था, और बच्चे उन गुब्बारों को फोड़ने का खेल खेल रहे थे। हाँ, अब विजयादशमी आ रही है, हमको रावण वध तो करना है। तो ये संस्कार है। अब हम रामायण तक तो संस्कारों की बात लेकर पहुंच सकते हैं, हनुमान की बात करते हैं, शिवाजी महाराज की, राणा प्रताप की, झांसी की रानी की, ये सारी बात करते हैं। उनके गीत तो गाते हैं, उनके मंच पर अभिनय भी करते हैं, बट इट इज एक्सटर्नल, वो बाहर का है, दूसरों के बारे में है, दूसरों का चरित्र वर्णन करने के लिए है। अपने आप का क्या? इसके लिए वो इजराइल की स्थिति ऐसी है, इसलिए ऐसा उदाहरण था।
हमारे संदर्भ में, हमारे देश के संदर्भ में ऐसा होगा। तो ये जो बात है वो विद्यालय की बात हुई। अब हमको इसलिए कह रहे कि आज के संदर्भ में आज की कहानियां चाहिए, आज के संदर्भ में आज के गीत चाहिए, आज के नाटक चाहिए, आज की व्यवस्था चाहिए, और वह अप्रत्यक्ष रूप से दिया जाता है। उसी प्रकार से घर में भी एकदम जन्म से लेकर, जन्म पूर्व से लेकर हमारे देश का इतिहास, हमारे देश की संस्कृति, हमारे ऋषियों की तपश्चर्या करने की वृत्ति प्रवृत्ति, देश को, समाज को, देश को हमसे कुछ लाभ मिले, हम उनके लिए कुछ करना चाहेंगे, हम करेंगे, ऐसी ऐसी बातचीत होना, ऐसी व्यवस्था होना, ऐसे चित्र दिखना, ऐसी बातें करना, ये आवश्यक है। दूसरों के बारे में नहीं, अपने आप को इन्वॉल्व करके करो, तो फिर पहले से ही ऐसा ऐसा मानस बनता है। धीरे धीरे करके हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, बच्चे बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे उनको इन बातों को देखना समझाना, इन बातों पर विचार करना समझाना, इन बातों पर तर्क करना और चारों ओर से परीक्षा करना, ये समझाना। इसके पीछे हमारा यदि घंटा 2 घंटा भी निकल जाए तो कोई हानि नहीं है। इनको अधिक महत्व देना ये घरों में होना चाहिए। अब मैं बात कर रही हूँ वो नई पीढ़ी की कर रही हूँ, क्योंकि इस हीनता बोध को दूर करने के हम सजग होकर प्रयास करेंगे तो भी 1-2 पीढ़ियां जाने वाली हैं, इतने इसके गहरे मूल हैं। दूसरी बात है, जो लोग ये करेंगे वो तो बड़े होंगे ना, वो तो हमारी पीढ़ी होगी। हमारा अपना क्या है, हम इससे मुक्त कैसे होंगे? तो पहला उपाय है ज्ञानात्मक। अब ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भारत की उपलब्धि क्या है, ये एक बहुत बड़ा विषय है। हम देखते हैं कि आजकल अब इसकी बातें हो रही हैं, अनेक YouTube चैनलों पर इसकी जानकारी मिल रही है, अनेक पुस्तकें भी इसकी प्रकाशित हो रही हैं। दुर्भाग्य से अभी प्राथमिक शाला के या किशोर वयीन छात्रों के पाठ्यक्रम में ये बातें नहीं आ रही हैं, ये दुर्भाग्य है। परंतु विद्यालय के बाहर तो ऐसी सामग्री अभी उपलब्ध होने लगी है। कठिनाई ये है कि हमारे छात्रों तक और हम तक ये बातें पहुंचेंगी कैसे, क्योंकि हमने अपने जीवन को इतना व्यस्त बना दिया है कि अनेक फालतू की बातों में हमारा समय जाता है और हमारे पास समय बचता ही नहीं है ऐसी बातों को जानने का। तो प्रयास पूर्वक भारत के बारे में जानकारी प्राप्त करना ये हमारा कर्तव्य बनता है। ये भारत बोध नहीं है, भारत के विषय में केवल जानकारी, परंतु ये ज्ञानात्मक पक्ष है, इसको जानना। दूसरा, हमारा मानस बन गया है। अब इससे क्या, हमको परीक्षा पास थोड़े करनी है, परीक्षा में नंबर थोड़े मिलने वाले हैं, इससे हमारा कोई व्यवसाय में कोई प्रमोशन थोड़ा होने वाला है। ठीक है, भारत महान था। आज क्या है, ऐसा करके हमारे व्यस्त जीवन में से हमको भारत के लिए ऐसा कुछ पढ़ने के लिए समय नहीं मिलता। ये दूसरी कठिनाई चाहिए। कर्तव्य समझकर भारत के बारे में सही जानकारी प्राप्त करना ये हमारा कर्तव्य है। और इसके आड़े आता है, हाँ लेकिन देखो ना, अभी तो ये JNU वाले और कम्युनिस्ट और पाठ्य पुस्तक मंडल वाले, NCERT वाले यही पढ़ाते हैं। फिर हमारे बच्चों के लिए, हम जब ऐसी भारत की बात करते हैं तो हमारे बच्चों के लिए
बहुत बड़ी कठिनाई पैदा हो जाती है, दुविधा निर्माण हो जाती है। फिर बच्चे तो छोटे हैं, वो हम आग्रह पूर्वक कहेंगे तो परीक्षा में ऐसा ही लिखेंगे, फिर उनके नंबर कटेंगे, क्या 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 इसके पीछे हमारे प्रश्न निर्माण हो जाते हैं और हम उलझ जाते हैं। तो थोड़ा स्पष्ट तो होना पड़ेगा। तो एक प्रयास है ज्ञानात्मक, वो घर में होना चाहिए, विद्यालय में होना चाहिए, विद्यालय में ना हो तो भी घर में होना चाहिए, केवल बच्चों के लिए नहीं, हमारे अपने लिए भी होना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए होगा तभी हमसे छोटे हैं उनके तक पहुंचेगा। दूसरा, हमारी बुद्धि को ऐसा निरक्षीर विवेक करने वाली या परीक्षण करने वाली तो बनाना चाहिए। हमारी बुद्धि को सामान्य बुद्धि तो बनाना चाहिए। सामान्य बुद्धि माने क्या? तो मैं अर्थ क्षेत्र के बारे में ही कह रही थी कि पैकिंग के पीछे हम कितने पागल हैं, इस पागलपन को जानना ये बहुत आवश्यक है। एक एक पागलपन को जानेंगे, पैकिंग के बारे में हमारा जो निर्बुद्ध ऐसा विचार है उसके बारे में हम यदि स्पष्ट होते जाएंगे और उसके अनुसार हमारा व्यवहार होता जाएगा, तो फिर हमारे बाकी सारे व्यवहार के बारे में भी ऐसे परीक्षण करने का और विश्लेषण करने का हमारा स्वभाव बनता जाएगा। अगर ऐसी सामान्य बुद्धि को लागू करके हम इन सारी बातों की ओर देखेंगे तो हम धीरे धीरे हमारी समझ विकसित होती जाएगी। उदाहरण के लिए आज हमने पक्की सड़कें बनाई, पेवमेंट कर करके कहीं पर भी मिट्टी नहीं रहने दी है, तो पशुओं के लिए और पक्षियों के लिए हमने जीवन बहुत दुभर बना दिया है। ये अगर कोई हमें याद करवाता है तो इसको ऐसे ही कैजुअली नहीं टालना, ये तो हमारा मानस बनना ही चाहिए। हम कर नहीं सकते हैं कुछ भी, बात ठीक है, परंतु यदि करने की स्थिति में आए तो हम पेवमेंट वाले आंगन के घर में रहना प्राथमिकता तो नहीं देंगे, विवशता होगी, ये हमारी पसंद नहीं होगी, इतना तो हम कर ही सकते हैं। विवशता का अनुभव यदि किया तो विवशता से मुक्त कैसे होंगे, इसका विचार करने की संभावना बनती है। अगर हम इतने इनसेंसिटिव रहे कि हाँ लेकिन क्या करें, इतना एकमात्र कमेंट करके ऐसे घर में रहना चला लेंगे, तो ये विवशता नहीं है, ये बहुत ही गंभीर प्रश्नों के प्रति अत्यंत कैजुअल बनने का ही ये मार्ग है। हमारे विचारों में भी कुछ भी नहीं आता, विचारों में कोई ऐसे बहुत खलबली भी नहीं मचती और हम विपरीत व्यवस्थाओं को स्वीकार कर लेते हैं। दिस इज नॉट भारतीय, ये भारतीय नहीं है। इसका स्मरण कितना रहता है, इसकी बोझ जिसको कहते हैं चुभन कितनी रहती है, चुभन नहीं रहती, हम आराम से जी सकते हैं। तो दूसरा जो ज्ञानात्मक के साथ दूसरा प्रश्न है वह मनोवैज्ञानिक या मानसिक पक्ष है। हम नहीं कुछ कर सकते तो दुखी तो हो सकते हैं, दुखी नहीं तो विवशता का अनुभव तो कर सकते हैं, और हमारी पसंद प्राथमिकताएं तो बदल सकती हैं। ये व्यक्तिगत रूप से हीनता बोध से मुक्त होने का प्रयास है। ये कठिन तो है, चुभता तो है, सुविधाएं बहुत सारी छोड़नी पड़ती है, सब कुछ है, तो सब कुछ ऐसे ही कैसे हो जाएगा। अब रोग से मुक्त होना है तो कहीं ना कहीं तो औषधि और इलाज और ये तो होगा ही होगा। तो ये दूसरा मानसिकता का प्रश्न है। मानसिक स्थिरता के साथ कुछ निरक्षीर विवेक का विषय है और उसके अनुसार करने का विषय है। कलयुग में इसी को तपश्चर्या कहते हैं कि चुभन होती रहे, चुभन होती रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस चुभन के साथ भी हम स्वस्थता पूर्वक व्यवहार भी कर सके, ऐसा होना चाहिए। नहीं तो हमेशा रोते रहो, हमेशा चिड़चिड़े बने रहो, हमेशा उदास बने रहो, हमेशा व्यथित बने रहो, ये इसका अर्थ नहीं है।
इसका अर्थ सक्रिय होने, कृतिशीलता में इसको हम परिणत कैसे करेंगे, ये है। तीसरी बात है कृति की। तो हमारी हमारी अपनी व्यवस्थाओं में, हम जिन व्यवस्थाओं के बीच में जी रहे हैं, उन व्यवस्थाओं में तो भारतीयता आनी ही चाहिए। अब ये भारतीयता केवल दिखाई देने वाली भारतीयता नहीं है, आंतरिक भारतीयता है। हमें यदि ज्ञानात्मक रूप से समझ विकसित होने के बाद अगर हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं और उससे ही हमारा योगक्षेम चल रहा है, तो ये तो बड़ी बेईमानी बात है। ऐसे ही अर्थार्जन के क्षेत्र में हम यदि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये तो बेईमानी बात है। ये विवशता ही है कि सुविधा का आकर्षण है या विकास का आकर्षण है। ये तो हर एक को हमको विचार करने की आवश्यकता ही है। ऐसे घरों में निवास करना हमको कैसे बैठता है। तो ये बहुत बड़ी महान वैचारिक खलबली, ये इसका उपाय है कि ऐसी खलबली मचनी चाहिए कि ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। और क्या करें, इसके अलावा कुछ उपाय ही क्या है, हम क्या कर सकते हैं, इसका ये तो छोड़ना होगा। ऐसा नहीं करेंगे तो व्यक्तिगत रूप से हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है फिर भारतीयता की स्थापना के लिए, भारतीयता के गौरव के लिए हमारा क्या योगदान है। ऐसा विचार करने लगेंगे तो धीरे धीरे हीनता बोध से हम मुक्त होते जाएंगे। आज के आज नहीं, 2 पीढ़ियों के बाद मुक्त होंगे, लेकिन शुरुआत तो आज करनी होगी। ऐसा कुछ विचार हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, यही बड़ा विषय है। अब तीसरी बात है मनोवैज्ञानिक उपाय करना ऐसे प्रश्नों का। ये इसका हमने कभी विचार आया है कि नहीं आया। अब देखो, एक बार एक भाषण में मैंने कहा था अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी, अंग्रेजी से हम इतने प्रभावित हो गए हैं कि बिना अंग्रेजी के बौद्धिकता होती ही नहीं, ऐसा हमारा मानस बन गया, ऐसा हमारा दृढ़ता पूर्वक हम मानते हैं। अब धीरे धीरे इसमें से मुक्त होने के लिए हम मातृभाषा 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 कर रहे हैं। अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की संख्या बढ़ रही है, उसमें पढ़ने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। क्या हम बौद्धिक कितने भी उपाय कर लो, लॉजिकली कितना भी समझा लो, इसका कोई परिणाम नहीं होता। वर्षों पूर्व मैंने एक बार भाषण में अभिभावकों के इसमें कहा था कि अरे संस्कृत पढ़नी चाहिए ना, अंग्रेजी 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 क्या कर रहे हैं। 1 घंटा कितने ही तथ्य, कितने ही प्रमाण, कितने ही उदाहरण दे देकर अंग्रेजी और संस्कृत के बारे में बताया। तो 1 घंटे के बाद किसी अभिभावक ने पानी फेर दिया, ओ आफ्टर ऑल संस्कृत इज ए डेड लैंग्वेज ना, लेकिन आज के जमाने में कैसे हो सकता है। हो गया, लॉजिक का कोई परिणाम नहीं होता। वो सब ठीक है, आपकी बातें सारी ठीक है, तर्क के सामने प्रतितर्क है ही नहीं। इतने तर्कों के बाद भी लॉजिकली हम उसमें नहीं जा सकते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं अंग्रेजी नहीं, हमको नहीं आती। अब भाषण करने वाले को ये कहना कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, ये बहुत शर्म की बात लगती है। तो अनेक लोग कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, ऐसा नहीं है कि मैं अंग्रेजी में बात नहीं कर सकती, लेकिन अंग्रेजी बोलना मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं हिंदी में बोल रही हूँ। नहीं कहा जाता, ये तो बताना ही पड़ता है कि नहीं मुझे अंग्रेजी आती है। हम ऐसा कहने में कितना
लज्जा का अनुभव करते हैं कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मेरे साथ बात, और इसके आगे तो बात ही नहीं, मेरे साथ बात करनी है तो गुजराती में करो, हिंदी में करो, मराठी में करो, ये नहीं कह सकते। उस समय फिर होता है, अरे लेकिन सामने वाले को कैसे लगेगा। हाँ लगेगा, इसीलिए बोलो ना, लगेगा। प्रहार कर सकते हैं क्या? दिस इज साइकोलॉजिकल उपाय है ये, कि हम कर सकते हैं क्या ऐसा। अंग्रेजी बोल रहा है, जाओ, तुम्हारे मुंह से दुर्गंध आ रही है, जाओ जाकर मुंह धोकर साफ करके आओ, और फिर बाद में हिंदी में बात करो, ऐसा कह सकते हैं क्या? नो नो नो, हाउ कैन वी बी सो रूड, ऐसा हम कहेंगे, ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो बुद्धिमान लोग मनोवैज्ञानिक उपाय कर नहीं सकते, और मनोवैज्ञानिक उपाय किए बिना ये रोग दूर हो नहीं सकता। ऐसे बुद्धिमानों की सभा में, शिक्षितों की सभा में बौद्धिक प्रमाण दिए जाते हैं, और मनोवैज्ञानिक रोग का कोई इलाज होता नहीं है। हीनता बोध ऐसा मनोवैज्ञानिक रोग है, उससे मुक्त होने के लिए झाड़ झंका, ये वो झाड़ फूंक करने वाले जो होते थे, ऐसे ही उपाय करने की आवश्यकता पड़ती है। तो फिर हम आपस में ही उलझ जाते हैं। तो ज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक और कृति आधारित, ऐसे तीनों ही उपाय किए बिना हम हीनता बोध से मुक्त नहीं हो सकते। और तीसरी बार मैं कह रही हूं, आज के आज होने वाला नहीं है। हम अपने लिए शुरू करेंगे तो 5, 10, 20, 25% हम इससे मुक्त होंगे। दूसरी पीढ़ी वाली 50, 60, 70% मुक्त होगी। तीसरी पीढ़ी में भारत भारत दिखाई देने लगेगा, भारत भारत की तरह व्यवहार करने लगेगा। आज हम कहते हैं सरकार की ओर से थोड़ा प्रयास करने का परिणाम भी बहुत होता है, तो हम यदि इधर से माइक्रो लेवल से शुरू करेंगे, व्यक्तिगत रूप से शुरू करेंगे, और घर में और विद्यालय में इसको स्थापित करेंगे, तो धीरे धीरे पूरे भारत में हम हीनता बोध से मुक्त होकर स्व को स्थापित करना, भारत में भारतीय होने का प्रारंभ हो सकता है, ये स्थापना हो सकती है। ज्ञान सागर के लोकार्पण कार्यक्रम में पूजनीय सरसंघ चालक जी ने पहले ही कहा था, गोष्ठी के बीज भाषण में, भारतीयों को भारतीयता सिखाने के लिए ये कार्यक्रम हो रहा है। ऐसे हमको असंख्य कार्यक्रम करने पड़ेंगे, तभी इस भीषण रोग से हमें मुक्ति मिलने वाली है। अभी यहीं पर रुकते हैं, कल प्रश्नोत्तरी का सत्र है। अब तक तो मैंने प्रश्न देखे नहीं हैं, आज देखने का प्रयास करूंगी। आप लोगों के भी कोई प्रश्न होंगे तो आप भेजेंगे। यहीं रुकते हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्कार। प्रणाम।